अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 43 स्टार्ट हो गया है जी। कैप 5 का हमारा। कल वाले सवाल में कोई मसला तो नहीं? बोलो। ये सवाल हमने किया था ना कल। तो एक्रूअल्स के अंदर मैंने आधी बात आपको करवा दी थी कि हम अकाउंटेंट्स तो बस एक्रूअल ही करते हैं। टैक्स वाले कभी एक्रूअल कभी कैश, लेकिन कल तक टैक्स वाले कैश पे ही थे। और यही मुश्किल सिनेरियो है। आज आप देखोगे जब टैक्स वाले एक्रूवल पे आ गए ना, तो हम और वो भाई भाई यशी लग जानी है। ठीक है। खैर, जो अभी तक हमने कल पढ़ा वो था कि टैक्स वाले, पहली बात, हम अकाउंटेंट्स ने एक्रूवल बेसिस को फॉलो करके पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बना ली। मतलब हमारे पीएनएल में आ रहा है एक्सपेंस, पेमेंट हुई या नहीं हुई, या इनकम रिसीट हुई या नहीं हुई। हमने क्या रिकॉर्ड किया पीएनएल में? इनकम या एक्सपेंस। टैक्स और बैलेंस शीट में हमारा नजर आ रहा है प्रीपेड या पेएबल एक्सपेंस के केस में, एडवांस या रिसीवेबल इनकम के केस में। ये चार चीजें जो है ना, पेएबल, प्रीपेड, एक्सपेंस के केस में, रिसीवेबल अनअर्न्ड इनकम के केस में, ये चार हैं ही एक्रूअल की दुनिया के बासी। कैश बेसिस की दुनिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे मरने के बाद वाली ज़िंदगी में, हमेशा हमेशा वाली में, अगर आप जन्नत में चले गए तो कोई दुख, कोई गम, कोई टेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे ही ये चार कैश बेसिस की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हमने एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हुए इनकम एक्सपेंस बुक किया हुआ है, और बैलेंस शीट में हमारा एक्रूवल नजर आ रहा है, पेएबल, प्रीपेड, एक्रूड या ये रिसीवेबल या अनअर्न्ड। टैक्स वालों ने अगर कैश बेस को फॉलो किया है तो हम कहेंगे पीएनएल में इनकम या एक्सपेंस को उल्टा दो और कैश रिसीव्ड या पेड को रिकॉर्ड करो। बैलेंस शीट में हमारी दुनिया के अंदर वो चार बासी जो हैं वो टैक्स वालों की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट थी और टैक्स बेस नहीं थी। ऐसा ही है, इसी को आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि कल वाले सवाल के अंदर फुल फ्लेज डाटा गिवन था। ठीक है, फुल डाटा गिवन था। आज वाले सवाल के अंदर पूरा डाटा गिवन नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ज़बरदस्ती करके एक लेजर बनाता हूं। यहां से सवाल में सिर्फ लिखा होगा इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट इज पेएबल, क्लोजिंग पेएबल लिखा होगा 0.5। ठीक है जी, बस और कुछ भी नहीं है आपके सामने, पेएबल 0.5। अब क्या करें? ये सिचुएशन बननी है, अभी बताता हूं, सब में बताता हूं। एक बार इस सवाल में अप्लाई करना है। मसला क्या है आपको मैंने बताया टैक्स के अंदर, जैसे भाई को कल मसला बना हुआ था, फिर आखिरकार मान गए, हमें डिफरेंसेस के साथ खेलना होता है। ठीक है ना? तो पूरा डेटा वो ना भी दे तो मतलब का काम वो IAS 12 में करवा सकता है। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, अगर सिर्फ ये लिख दिया हो इसी सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में, पहले तो मुझे ये बताओ यार, ये रिवीजन ही आपको पता है हमने करंट टैक्स में इसके बारे में क्या किया हुआ है? पहले तो मुझे ये बताओ, करंट टैक्स में इसके बारे में क्या किया हुआ है? करंट टैक्स में बताओ 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 बताओ, छेती बताओ, छेती बताओ कि छेती दसो। पीवीटी में हमने नहीं पहले तरतीब नहीं छेड़नी। हाँ, तरतीब नहीं छेड़नी। ऐड करें इंटरेस्ट एक्सपेंस, सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूं, 1.5 लेस करें, ये तुम्हारा टाइम है आने का, इंटरेस्ट पेड। आज मैच ना होता फिर मैं देखता तुम, यही है ना? अच्छा, अब यानी कि नेट में यहां पर क्या होता नजर आ रहा है आपको? अच्छा, और डेफर्ड टैक्स में क्या किया था आपने? DTL/A में क्या किया था आपने? उसमें आपने कहा था जी कि इंटरेस्ट पेएबल नामी एक चीज है, एक्रूवल की दुनिया का बासी है, कैरिंग अमाउंट इसकी 0.5 है और टैक्स बेस इसकी ना है। ये IB नहीं है, ये TB है, CA/TB। अच्छा जी, 0। ये हमने किया था, कोई मसला इसमें? अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, ये पूरा डेटा है, लेकिन अब IAS 12 के सवालों में ये पूरा डेटा देने की बजाय सिर्फ क्या बोल देगा, सवाल कैसे बनेगा। ये समझ आ गई ना? तो फिर एक्रूवल में और एक्रूवल की एडजस्टमेंट लाजमी होती है, एक नहीं कई होती हैं, इसी से आगे बातें चलेंगी। तो यूं समझ लें कि अगर 15 नंबर का सवाल 16 नंबर का आना है तो 3-4 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। अगर ये बात आपको आज समझ आ जाए तो बहुत आसान और सादा बात है, इसलिए मैंने इसको सामने रख के ये समझाना शुरू किया है। सवाल में लिखा होगा इंटरेस्ट पेएबल ऑन 31 दिसंबर, जो भी है, जो भी साल था,
कौन सा था बता दो, चलो बोलता अच्छा लगता है बंदा। 10। तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन 31 दिसंबर 10 अमाउंटेड टू 0.5, बस, और कुछ नहीं बताया उसने के ऊपर कहानी क्या है। यानी ये अब आप क्या कर सकते हो, मरता क्या ना करता इस लेजर को बैलेंस करेगा बच्चा। करें बैलेंस, करें। नहीं नहीं, अज्यूम कुछ भी नहीं करेंगे, अजम्पशन नहीं लेनी है, मैंने कितनी बार बोला है। बैलेंस करो ना, करो बैलेंस, करो बैलेंस। किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है? 0.5 इस तरफ आ रहा है। इस तरफ एक्सपेंस के लेजर में क्या बला आती है, ये बस याद रखना होगा आपको। एक्सपेंस के लेजर में कैश इधर आता था, ठीक है, और इधर क्या आता है, तो ये क्या आ गई फिगर, एक्सपेंस की पीएनएल वाली फिगर। ये आपने क्या कर लिया, यानी आपने आधी इंफॉर्मेशन से जो आपके पास था आपने वो लेजर बना लिया। अब ये जो लेजर आपका बना है, इसको अगर आप करंट टैक्स में लेकर आए तो करंट टैक्स की वर्किंग में आप क्या करेंगे? क्यों? अच्छा, अगली बात टैक्स वाले अभी तक क्या फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस, क्योंकि दूसरा मैंने सिखाया नहीं ना। तो करंट टैक्स में क्या करेंगे आप कहेंगे जी ऐड करो इनकम या रिवर्स करो इनकम एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस है, इसको रिवर्स करना है तो क्या करोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करोगे, कितने से? और लेस करो इंटरेस्ट पेड। कितना आ रहा है इसमें? कोई नहीं आ रहा, तो 0 माइनस हो गया। अब नेट में क्या हुआ? 0.5 ऐड हो गया, और साथ ही आप डेफर टैक्स की वर्किंग में आओगे। मरते क्या ना करते, जो डेटा है अब वही है, अब हम क्या कर सकते हो। और है जी, तो डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट ए जोन, तो ये आ गया जनाब सी। ए को हुआ, टीवी नहीं, ओके। तो इंटरेस्ट पेएबल चला, इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा 0.5 और 0। मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसलिए कह रहा था पूरी इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें होती ही नहीं है, हमें तो दोनों में फर्क का मसला है। तो फर्क किसका है? अगर टैक्स वाले एक्रूअल को फॉलो कर रहे हैं तो वो 0.5 को एक्सपेंस नहीं मानते, वो सिर्फ 1 को एक्सपेंस मानते हैं। तो 1 पे तो लड़ाई ही नहीं थी। अब यहां पे 1.5 ऐड होके 1 माइनस हुआ, तो मतलब मसला किसका है? वही 0.5 का। 1 को तो उन्होंने भी मान लिया। तो भाई 0.5 ऐड होना है, नेट देखो ऐड हुआ है, हुआ नहीं हुआ है। और 0.5 तो ये तो ऐसे ही होना है, क्लोजिंग पेबल तो क्लोजिंग पेबल। तो असल में मसला ये है कि ऐसे सवाल नहीं देता, नॉर्मली दे भी सकता है पर नहीं देता। इतना टाइम नहीं होता आई कैप के पास ना, IS12 के सवाल में इतनी लंबी एडजस्टमेंट दे। उसने एक्रूअल की एडजस्टमेंट करवानी है तो क्लोजिंग डेट पे खड़े होके एक्सपेंस है तो पेएबल या प्रीपेड देगा, इनकम है तो रिसीवेबल या अनअर्न्ड देगा। आपने उससे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। अब ये सोचना आपका काम है सिर्फ इतना सा कि अगर ये एक्सपेंस है तो इधर क्लोजिंग पड़ा है, तो फिर बैलेंसिंग इधर आ रहा है, तो इधर एक्सपेंस के लेजर में क्या बला आती है? कैश या पीएनएल? तो पीएनएल आता है, ठीक है। ये तो हो गया ना जुगाड़। बैलेंसिंग किस तरफ आया है, बैलेंसिंग किस तरफ आया है, तो इधर लिखकर इसको सोच के भी लिख सकते हैं आप। कैसे? 0.5 कह रहा है पेएबल है, मतलब एक्सपेंस इनकर हुआ था, पे नहीं हुआ था तो पेएबल है। तो एक्सपेंस किस तरफ आता है, और कैश पे नहीं हुआ तो वो पेएबल। ये सोच के भी लिख सकते हैं, पिछला जुगाड़ भी था। क्या ख्याल है? अब ये वाला मामला चलने लगा है। आर यू रेडी? ओके, नाउ वी विल गो फॉर थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपके सामने सिचुएशंस बना रहा हूं, ठीक है जी। मैं कहता हूं जी हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है जी, और वो एक्सपेंस जो है वो क्लोजिंग में पेएबल है। सवाल मैंने दे दिया आपको, क्लोजिंग पेएबल 5 रुपए, बस। और अगली बात मैंने की, टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या है? ये तो सिर्फ इतना सही, ये तो अंग्रेजी लिखी होगी ना, ऐसे लेजर थोड़ी बना होगा, अंग्रेजी लिखी होगी कि एक्सपेंसेस यूं लिखा होगा, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इंक्लूड, या पेएबल्स या बैलेंस शीट में पड़ा है कुछ भी ऐसे लिखा होगा, फलां एक्सपेंस पेएबल। लेट्स से इंटरेस्ट ही था, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल is appearing in balance sheet amounting to 5 million. फुल स्टॉप के बाद टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग। ये नहीं पढ़ना, यही कह रहा हूं, पहले ये नहीं पढ़ना। स्टेप 1 क्या होगा? उस अंग्रेजी वाले जुमले को उठा के
स्टेप 1 में लेजर बनाओ। क्लोजिंग पेएबल है, एक्सपेंस का लेजर ओपन करो। क्लोजिंग पेएबल किस तरफ आना है? इधर ही आना है ना। ये लेजर बन गया, इसको कंप्लीट करो। बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है। एक्सपेंस का लेजर हो तो दिमाग में बचपन वाली बात लो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश इस तरफ आता है तो यहाँ पे फिर क्या होगा? वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही होगा, ठीक है, पीएनएल वाला। लेकिन हमने बैलेंसिंग निकाल लिया। ऐसे सोचो या ऐसे सोच लो, एक्सपेंस पेएबल है तो मतलब कैश पे एक्सपेंस इनकर हो गया है, पीएनएल में रिकॉर्ड हो गया है, पे नहीं हुआ तभी तो पेएबल। जैसे मर्जी सोच लो, आपकी मर्जी। ये हो गया स्टेप 1 में लेजर कंप्लीट। स्टेप 2 में अब आपने पूछना है अगली लाइन में जाके, टैक्स वालों क्या कर रहे हो? अभी तक आपने जो सीखा है वो क्या है? टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो कैश बेसिस फॉलो करें, और हम एक्रूवल पे हों तो क्या असूल है? क्या असूल है? करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम एक्सपेंस को उल्टा दो, उल्टा दो, उल्टा दो, तो ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 5, और लेस करो इंटरेस्ट पेड। नहीं है। अब ये बात ना कहना सर ये कैसे हो सकता है कि नहीं है, और भाई आधी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट यही निकलना था पूरी से भी, क्योंकि पेएबल ही को तो वो नहीं मान रहे। जो पेड हो गया, एक्सपेंस भी है, पेड भी है, उसको तो वो माने बैठे हैं। तो ये पूरी बात मैं यहां से समझा के लाया, यहां से समझा के लाया हूं कि अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही है। तो इसलिए अब मुझे ये ना कहना ये क्या बात हुई, यही खबरदार कहा तुमने, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, अच्छा जी, ये हो गया ऐड, रिवर्स हो गया। करंट टैक्स के अंदर इनकम या एक्सपेंस रिवर्स हो गया। डेफर्ड टैक्स के अंदर DTL/A एज ऑन। जी बच्चों, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस एंड टैक्स, वो अगली बात। अब इंटरेस्ट पेएबल नाम की लायबिलिटी होगी, कैरिंग अमाउंट इसकी 5 होगी, टैक्स बेस 0, क्योंकि टैक्स वाले इसको मानते ही नहीं। अब डिफरेंस आएगा तो वो अगली बात हम इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे। ये पेएबल फ्यूचर में कभी पे होगा, टैक्स वाले इसको डिडक्शन के तौर पे अलाउ करेंगे। तो ये कौन सा टैक्स, कौन सा डिफरेंस है? डिडक्टेबल। रूल भी लिखेंगे, वहाँ से भी चल जाएगा। लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल, सब ओके है। समझ आई ये बात? कल लिखा था, आज भी लिखेंगे, अब लिखा करेंगे, शॉर्टकट है ना। तो जब पर्चे में सवाल अगर वो आए ही इसी का, तो फिर मैं क्यों सोच के लिखूं? सीखने वक्त सीख लिया, पर्चे में तो फिर टाइम बचाएंगे ना। रूल लिखते हुए 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड लगेंगे। सिर्फ पहला याद है हमें, एसिडी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो टैक्स बेस से तो टैक्सेबल डिफरेंस, बाकी सारे उसी हिसाब से बना लो, चारों रूल बना लो। चौथा मेरे ख्याल से कभी नहीं लगा होगा, शायद कभी कभार ही लगता है, ठीक है, जैसे कल लग गया था वो ज़बरदस्ती के केस में। वरना नॉर्मली क्या होता है, पहला और तीसरा सबसे ज़्यादा, फिर कभी कभार दूसरा लगेगा, और बहुत कम चौथा, लेकिन लिख लेंगे चारों। और फिर ये काम तो आपने सोच समझ के कर ही लेना है। इसके बाद फिर डिफरेंस लेते हुए सोचने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा DTD, एसिड कैरिंग अमाउंट ज़्यादा TTD, और फिर टोटल करके क्लोजिंग निकाल के लेजर में डाल के एक्सपेंस निकाल के घर आ जाओगे, और रिजल्ट आएगा सक्सेसफुली पास कर गए आप इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब क्वालिफाई होना, अब तो कैफ। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अब जरा बदलूं इसको, जी बच्चों, एक एक्सपेंस है, सवाल में वो कहता है एन एक्सपेंस इज करंट एसेट्स में पड़ा है एक प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड है तो एसेट है, मुझे सिर्फ ये पता है क्लोजिंग में प्रीपेड है जी, 3 रुपए। अब प्रीपेड का मतलब वैसे लॉजिकली सोचो, फिर जुगाड़ भी है। लॉजिकली सोचो, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? अभी इनकर नहीं हुआ, एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश पे हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ एक्सपेंस के तौर पे, कैश पे हो गया। बात समझ आ रही है? यानी पीएनएल में ये 3 पीएनएल में अभी नहीं गया, पर कैश पे हो गया। ये तो लॉजिकली आपने सोचा, और सोच के आपने कहा एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है? कैश पेड बट नॉट एक्सपेंस्ड आउट, यही होता है ना। ये तो सोच के, समझ आई है? ये तो सोच के आपने किया ना। इस लेजर को बैलेंस करो, किस तरफ फिगर आ रही है? बैलेंसिंग। अब एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है? तो ये कैश आप बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं सोच के, सोचे बगैर भी। अब ये स्टेप 1 है,
सवाल में प्री पेमेंट दी, स्टेप 1 डन। अब टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं इसी की पक्की करवा रहा हूं आपको प्रैक्टिस, यही ज्यादा आता है, ठीक है, इसी में ट्रीटमेंट ज्यादा है। दूसरा बहुत आसान है, वो करेंगे वो भी जरूर है, जाहिर है। अभी आज सवाल में, कबूतर वाले सवाल में सब कुछ ही है ही एक्रूअल, जो 9वां सवाल है ना वही करना है, लेकिन उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि वो ऐसे 20 मिनट में हो जाए, 25 मिनट में, ज्यादा टाइम ना लगे। अब करंट टैक्स में इनकम एक्सपेंस को उल्टाओ। कितना इनकम, कितना एक्सपेंस है, एक्सपेंस को उल्टाओ। कितना एक्सपेंस है, 0, कुछ उल्टाने की जरूरत नहीं है। और जो पेमेंट की है, लेट्स से ये इंटरेस्ट एक्सपेंस था, तो इंटरेस्ट पेड मैं कह देता हूं, तो ये पेमेंट जो है ये क्या कर दो, इंटरेस्ट पेड। भाई बात समझ आई, ये 3 ले लिया आपने, सही है। डेफर टैक्स में आए तो प्रीपेड, ये कहता हूं रेंट है जी, मिसाल के तौर पे ये रेंट पेड है। क्या है जी, रेंट पेड। बात समझ आ रही है। तो प्रीपेड रेंट का कैरिंग अमाउंट आ रही होगी 3, टैक्स वाले उसको मानते ही नहीं है, कहानी खत्म। कोई मसला समझ आ रही है। अगला तो फिर रूल है ना, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस वो कर लेंगे, समझ के भी कर लेंगे, जब सवाल आएगा तो ये समझ भी लेंगे, वहां पे लॉजिकली लिखना भी पड़ता है ना कभी कभी। चलो लो जी, एक्सपेंसेस ओवर। एक्रूअल में 2 ही तरीके, 2 ही मामला हो सकता है एक्सपेंस के साथ, या एक्सपेंस पेबल हो या प्रीपेड, कोई तीसरी गलत नहीं ना, या पेबल होगा या प्रीपेड, ठीक है। अगर एक्सपेंस पे होगा तो फिर तो कुछ बैलेंस ही नहीं ना, तो या पेबल होगा या प्रीपेड। अब आते हैं इनकम की तरफ। इनकम, कोई इनकम ले लेते हैं जी हम, कोई इनकम। आपने एक दुकान किराए पे दी हुई है, तो रेंटल इनकम का लेजर बन गया, अपने लिए बना लिया आपने। अब आपने सर्विसेज दे ली हैं। अभी आप ये सोचो बाद में, सोचो बाद में, पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि करंट एसेट्स इंक्लूड रेंट रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 2 मिलियन। तो रिसीवेबल एसेट, क्लोजिंग रिसीवेबल। अब स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं आप, पहले लेजर बनाते हैं, ठीक है ना, ये स्टेप 1 है हमारा। अब लेजर जैसा है वैसे ही बनेगा, जितना डाटा अब हम क्या कर सकते हैं, वरना तो लेजर ऐसा बनना चाहिए, डेटा पूरा हो तो लेजर ऐसा बने इनकम एक्सपेंस का। डेटा पूरा नहीं तो क्या करें, सवाल छोड़ दें, अपना काम करेंगे हम। हमारा फर्क तो है ही, वही डिफरेंसेस का मसला है, वो काम चल रहा है हमारा, चलाते जाएंगे। तो क्लोजिंग में रिसीवेबल कितना आ रहा है जी, 2। अच्छा पहले लॉजिकली सोचो, रिसीवेबल कब होती है इनकम, जब आप कमा चुके हो, आई ना हो अभी, यानी पीएनएल में इनकम रिकॉर्ड हो गई थी, कैश रिसीव नहीं हुआ था, तो रिसीवेबल। को मसला चल रहा है, अच्छा तो दूर होके बैठो फिर, ताकि चले ना। क्या बोल रहा था मैं, रट्टा बुला दिया ना मुझे, और तुम लोग कर लो आपस में बातें। इनकम की बात कर रहा था। रिसीवेबल का मतलब क्या है, पीएनएल में इनकम आ चुकी, रिकॉर्ड हो चुकी, इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड हो चुकी, अभी पैसे नहीं आए, तो तभी तो रिसीवेबल। अब इसका मतलब इनकम है, कैश नहीं है। इस लेजर के अंदर होना क्या चाहिए, इनकम होगी कैश, पीएनएल वाली फिगर होगी, कैश नहीं होगा। अब इनकम के लेजर में पीएनएल किस तरफ आता है, ये मैं भूल जाता हूं हमेशा, मुझे कैश याद है। बचपन वाली बात सोचेंगे, इनकम के केस में कैश आता है तो एंट्री होगी कैश डेबिट इनकम, यानी कि कैश अगर होगा तो वो इनकम में। तो इसका मतलब अगर इनकम की फिगर है जो पीएनएल में आती है, वो आएगी किस तरफ, ये है। ये सोच के आपने लिखा, बिना सोचे भी चल सकता है काम। कैसे, अब लेजर है, बस इतना ही डेटा है, करो बैलेंस। बैलेंस की फिगर डेबिट पे गिर रही है क्रेडिट पे, तो डेबिट साइड पे ये लिखा। अब इनकम के लेजर में कैश डेबिट इनकम, वो कैश तो क्रेडिट साइड पे आता है, तो इधर क्या आएगा, तो ये वैसे भी निकल आता है, ठीक है। तो इनकम जो कि पीएनएल में जानी है, ये आपने बैलेंसिंग निकाली, जैसे मर्जी करें, समझ तो आ गई ना। अब टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे होंगे अभी तक, कैश पे ही लगे हुए हैं, वो ज्यादा पसंद भी उनको यही है। तो कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो इनकम एक्सपेंस को उल्टा दो, यही रूल है करंट टैक्स में। तो अब क्या है जी, इनकम है, इनकम को उल्टाओ, मतलब हमने प्रॉफिट तक आते आते इनकम रिकॉर्ड की है, उल्टा दो, लेस रेंटल इनकम, इनकम को उल्टा दो, और कैश जो रिसीव हुआ उसे ऐड कर लो, यानी उसको रिकॉर्ड कर लो। अब कैश कितना रिसीव हुआ है, कोई नहीं। अब असल में तो हुआ होगा, बात समझ आ रही है, असल में तो हुआ होगा, कैश रिसीव सब कुछ हुआ होगा, लेकिन वो डिफरेंस है ना। अब क्या करें, डिफरेंस करके भी आंसर अल्टीमेटली नेट में यही आना है,
असल में पता नहीं कितना एक्सपेंस होगा, कितना कैश आया होगा, बस ये जो रह गया रिसीवेबल ये है, तो फर्क इसी का ही पड़ना है, वो मैंने प्रूव कर दिया पहले इसलिए, ठीक है। अब डेफर टैक्स में जाएंगे, तो डेफर टैक्स में क्या आ रहा है जी, रेंट रिसीवेबल, ये भी आपको पता ही है एक्रूअल का बासी है, एक्रूअल की दुनिया का, ठीक है। रेंट रिसीवेबल 2 आ रहा है, टैक्स वाले कहते हैं ये क्या होता है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा टैक्स बेस से टैक्सेबल। जी स्टूडेंट, एसी को 23 पे कर दें, 24 पे, 25 पे कर दें, 26 पे कर दें, 26 पे कर दें, अभी यहीं से सेट हुआ है, सेट हो जाएगा दोबारा, कर दें। अच्छा जी सुने, बस ये आखिरी कर लूँ, उसके बाद एसी हो जाए सेट, जल्दी कर लें तो आप कर दें यार 26 पे। अच्छा जी सुने, इनकम ही है, लेकिन इनकम रिसीवेबल भी हो सकती है, आपको पता है। दूसरा केस क्या है, अनअर्न्ड भी हो सकती है। अब सवाल में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में अनअर्न्ड रेंटल आ रहा है, रेंटल इनकम क्या आ रही है, अनअर्न्ड, तो क्लोजिंग में क्या आ गया, अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है, इसी तरफ आएगा। अनअर्न्ड आ रही है 7, मतलब आपने पैसे पहले ले लिए हैं, अभी आपने इसे कमाया। अब सोच कर लिखो, अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है, अर्न नहीं हुआ, पीएनएल में नहीं आया, कैश आ चुका, पीएनएल में रिकॉर्ड कैश आ चुका, इनकम बुक नहीं हुई। इसका मतलब आना तो कैश चाहिए, और कैश इनकम के लेजर में किधर आता है, क्रेडिट साइड पे। तो आपने सोचकर लिखा इस तरफ, एक है बिना सोचे भी लिख सकते हैं, क्या सामने है ना लेजर, डेटा यही है, बस करो बैलेंस, बैलेंस की फिगर इधर गिरी। अब इनकम के लेजर में क्रेडिट साइड पे क्या आता है, कैश, तो ये बैलेंसिंग भी आप निकालो तो ऐसे ही निकलेगा, सोचे बगैर भी ये काम हो जाता है लेकिन सोच भी लिया हमने, ठीक है। अब टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो इनकम को उल्टाओ, कितना उल्टाएंगे, है ही कुछ नहीं। अब इनकम्प्लीट डाटा है, पूरी बात तो वैसे ही होती, इनकम भी होती कैश भी होता, दोनों का डिफरेंस यही बनना था। हम दोनों असल में तो इनकम उल्टाते, कैश रिकॉर्ड करते, पर क्या करें, अब जो है सो है, तो असल कहानी तक तो पहुंच गया ना, फर्क तो इसी का था, ठीक है। अभी भी ठंडी हवा लग रही है तुम्हें ज़माने की, उसकी अब उस ज़माने की ठंडी हवा लगने लगी, उधर से लग रही है, उसको भी 24 को 25 कर दें। अच्छा सुने, अब सुने सुने सुने, इनकम को उल्टा दें, इनकम को उल्टा दें, है ही कोई नहीं, कैश को रिकॉर्ड करें, तो कैश यानी कि लेस कर देना इनकम, ऐड करना है कैश को, ऐड क्या मतलब, अब इस पे टैक्स देंगे ये, तो रेंट रिसीव्ड, रेंटल इनकम को लेस कर देना है, रेंट रिसीव्ड को ऐड करके उस पर टैक्स देना है। टैक्स वाले ये कहते हैं जो कैश आए उस पर टैक्स लेंगे हम, कितना। अच्छा, अब अनअर्न्ड रेंटल, अनअर्न्ड रेंट कितना आ रहा है, टैक्स वाले कहते हैं ये क्या होता है। अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी बोलो, लॉजिकली भी सोचेंगे लेकिन रूल भी चलेगा, लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा टैक्स बेस है तो डिडक्टेबल, डिफरेंस। मेरे ख्याल में तो सवाल वैसे ही हो गया, आपको होमवर्क देना चाहिए। चलो खैर कर लेते हैं, अब क्या करना। अभी तक मैंने ना आपको सिर्फ ये पढ़ाया है, असल में ना 3 चीज़ें हैं इसमें, एक ये कि हम एक्रूवल पे टैक्स वाले कैश पे, दूसरा है हम भी एक्रूवल पे टैक्स वाले बाई एक्रूवल पे, तीसरा क्या है, हम तो एक्रूवल पे ही हैं, टैक्स वाले मानते ही नहीं है एक चीज़ को, परमानेंट डिफरेंस भी तो एक चीज़ थी। तो ये तीनों केसेस आज के सवाल में हम देख लेंगे इंशाल्लाह, फिर तकरीबन हर सवाल की 2-3 एडजस्टमेंट्स हमारी तैयार हो जाएंगी आज इंशाल्लाह। ओके सही है, अब बुनियाद तैयार है, बस अब बिल्डिंग जल्दी जल्दी उस पर खड़ी कर लेनी होती है, ठीक है। तो पहला केस मैंने अभी तक आपको सिर्फ पढ़ाया है, ये यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अगर टैक्स अथॉरिटीज़ फॉलो कर रही हैं कैश बेसिस, तो स्टेप 1 प्रिपेयर करो टी अकाउंट, स्टेप 2 करंट टैक्स की वर्किंग में रिवर्स करो इनकम एक्सपेंस और रिकॉर्ड करो रिसीट पेमेंट यानी कैश, यही बोला था। स्टेप 3 में डेफर टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, कहानी खत्म। अगला जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। आ जाए कबूतर वाले सवाल पे, पेज नंबर 327, क्वेश्चन नंबर 9, कबूतर लिमिटेड। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। भाई अब नोट ना बनाने लग जाना पागलों की तरह, यही है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स निकालना है, नोट नहीं बनाना है तो हम भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। बस उस जगह पे थोड़ी वर्किंग्स वगैरह मैं कर लूँगा, करंट टैक्स की तो थोड़ी सी वर्किंग चाहिए, डेफर्ड टैक्स भी हो जाएगा। चलो जी मार्कर, छुट्टी तुमने की है, टेंशन तुम्हें है,
मार्कर तुमने मेरे नहीं निकाले हैं, ऐसे करोगे अब तुम। अच्छा जी, करंट टैक्स निकालना है और डेफर्ड टैक्स निकालना है, ठीक है। तो आज मेरी रिक्वायरमेंट है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो मैं वर्किंग नहीं कह रहा, या यूं भी कर सकते हो, आपको बहुत तकलीफ है नहीं, हमने वर्किंग ही लिखना है तो लिख लो वर्किंग 1, लेकिन फिर ऊपर 2 लाइनें छोड़ देना जिसमें आप अंग्रेजी में लिखोगे करंट टैक्स एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज इतने वर्किंग 1 एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज इतने, या रिवर्सल, मर्जी है आपकी, ठीक है। पर मैं तो रिक्वायरमेंट डायरेक्ट समझते हुए इसको ही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी वैसे? 9, पेज नंबर 327, ठीक है जी। कबूतर लिमिटेड। अब करंट टैक्स उसने कहा है निकाल दो और डेफर्ड टैक्स निकाल दो। करंट टैक्स निकलेगा करंट टैक्स की वर्किंग से, डेफर्ड टैक्स निकलेगा डेफर्ड टैक्स के लेजर से, लेकिन उस लेजर तक पहुंचने के लिए आपको पता है एज ऑन वाली वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करंट टैक्स की वर्किंग हम स्टार्ट किया करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है जी। और कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस करते चले जाएंगे हम, तो ये इलाका इसी के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, ओके। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग इसलिए कि उसने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का कहा है निकाल के दो, अब वो जिस लेजर में निकलना है उसको मैं वर्किंग नहीं कहूँगा, वो मेन। तो आप मेन सफ़े के ऊपर करंट टैक्स की वर्किंग खोल लें और एंड पे करके इंशाल्लाह जगह बच जाएगी, जब रिक्वायरमेंट की बारी आएगी डेफर्ड टैक्स का लेजर भी पहले सफ़े पे बन जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरे सफ़े से वर्किंग 1 लिखकर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट वाली वर्किंग ओपन कर लें, ठीक है। तो ठीक है जी बच्चों, वर्किंग 1 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट वाली कर लेंगे। और इसमें आपको पता है, अच्छा एज ऑन बता दो, 31 दिसंबर 2018। अब इस वर्किंग में कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्सेस आते हैं। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, इसका काम इंशाल्लाह यहाँ तमाम हो जाएगा। थोड़ा और कंजूसी करेंगे तो यहाँ भी तमाम हो सकता है, क्योंकि तकरीबन कुछ 7-8 लेजर तो मुझे बनाने पड़ेंगे ना। 7-8 एक्रूअल के एडजस्टमेंट्स हैं। और रूल क्या है हमारा, जब भी एक्रूअल के एडजस्टमेंट पर्चे में आएगी, ऊपर हेडिंग थी ना जहाँ से पढ़ाऊंगा दोबारा जाके, हाउ टू टैकल एक्रूअल एडजस्टमेंट इन पर्चा। तो हाउ टू टैकल, सबसे पहले क्या बताया आपको, लेजर बनाना है। उसके बाद फिर देखना है टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगला फैसला करना है, ठीक है। और सही है, तो शुरू करें काम। सवाल शुरू होता है जी। कबूतर लिमिटेड हैज शेयर्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 300। अब रुपीज इन मिलियन लिखना पड़ेगा आज, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है ना। रुपीज मिलियन में है जी, कितना? 300 जी। को मसला, ये भी नंबर देता है, यहाँ पे जो फिगर आती है ना, ये इसके भी नंबर है, 0.5 है, जो भी है मिल गया आपको। सवाल से डेटा उठा के लिखा ना यहाँ। चलो जी, अच्छा अब तरतीब क्या है, इधर देखो जरा, तरतीब क्या है। द रिलेटेड एक्सपेंस ब्लैक, भाई टैक्स वाले क्या करते हैं, द रिलेटेड इनकम ब्लैक, मतलब टैक्स वाले क्या करते हैं, बाद में देखना है, बाद में बाद में जिंदाबाद, बाद में यम यम यम, बाद में
तरतीब ये, सबसे पहले आपने लेजर बनाना है। अपनी अकाउंटिंग में हम अक्रूवल यूज करते हैं ना, फॉलो करके लेजर जब बन जाएगा तो फिर आपने ये लाइन हटाकर देखना है टैक्स वाले क्या कहते हैं। तो जल्दी करें, शाबाश। मेरी एडजस्टमेंट्स आपके लिए हैं, मेरी क्लास के सजीले बच्चों। करंट लायबिलिटीज पढ़ो, आप खुद ही पढ़ो, खुद ही करो, बस हो गया। बस आधे पौने घंटे से मैं कवाली कर रहा था इसी वक्त के लिए। क्या मैं मैच देखूंगा? ओह नो, ये सवाल बाद में करना चाहिए था ना, एडजस्टमेंट दे के मैं मैच एंजॉय करता। टॉस हुआ है, जल्दी करो जल्दी करो, आराम आराम से एडजस्टमेंट्स करो। पहली एडजस्टमेंट जिंदगी की आप बिल्कुल सही कर लें, होए 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 होए, अखीर ना हो जाए कॉन्फिडेंस की। लेकिन बराबर होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ओवर नहीं होना, शोखा नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट किसे कहते हैं? शोखे को। वो नहीं होना, पसंद नहीं अल्लाह को, हाजी पसंद है अल्लाह को। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अल्लाह तू सब कुछ, तेरा सब कुछ। ये कहते रहा करो, अपने आप को समझाते रहा करो, दिल को समझाते रहा करो। शैतान बड़ा जालिम है, कहता है पता नहीं तुम क्या हो, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। कितने बच्चे कर चुके भाईजान, सिर्फ लेजर नहीं बनाना, सब करना है। हैं सारे लेजर को मैं इकट्ठे बना लूं, वाह सुभान अल्लाह। जो सिखाया अप्लाई करो, आ गया पर्चे में। बस यूं अज्यूम किया करो ना, जो पढ़ाया जितना पढ़ा के छुट्टी करा दी इसने, अब पर्चे के अंदर हमारे पे आन पड़ी है। देखो जितना कॉन्सेप्ट दिया था काफी है, इसको अप्लाई कर सकते थे पर्चे में आप, लेकिन चलो अब प्रैक्टिस भी कर लें। हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके हैं एडजस्टमेंट मुकम्मल? गुड। बाकी इधर देखें, चले 30 सेकंड और हैं, जो रह गए हैं वो भी करें। अगली एडजस्टमेंट कोई ना करे, नकल कर दो मैंने। ओके, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटीज में पड़ा है, क्या पड़ा है? एक्रूड एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पेबल विद द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कहते हैं हमारी किताबों में, अकाउंटेंट्स किताबों में जो नजर आ रहा है। तो लायबिलिटीज में ये क्लोजिंग 12 मिलियन लायबिलिटीज में नजर आ रहा है। अब ये एक्रूवल है। अगली बात बाद में, स्टेप 1 एक्रूवल का इनकम्प्लीट सा लेजर बनाओ। तो वर्किंग नंबर 2 कर दूं इसको मैं, चलो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर ओपन करें जी। अब पेबल है, प्रीपेड है। पेबल है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी दोनों में से किस तरफ? ये क्लोजिंग पेबल। कितना है जी? 12। लो जी, इतना ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब क्या करें जी? इसको कंप्लीट करते हैं। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? अब एक्सपेंस के लेजर में कैश आता है डेबिट साइड पर, तो ये क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है, पीएनएल। ज़बानी कलामी सोचो तब भी आपको समझ में आएगा कि पीएनएल में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, चूंकि पे नहीं हुआ था इतना, इसीलिए ये क्या है? पेबल। कोई मसला? बस इतनी सारी गल सी, ये था एक रूल। द रिलेटेड एक्सपेंस विल बी, ये पास पेपर के सवाल ही हैं भाई, एडजस्टमेंट्स निकली नहीं है वहां से, और कहां से आए? ऐसे ही सवाल आगे होंगे, बस चीजें बढ़ती जाएंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, इसीलिए रोज की चीज रोज पक्की कर रहे हैं। रूटीन वाले काम आ जाते हैं दोबारा भी, और नई भी सीखते जा रहे हैं चीजें। आज टाइम बचा तो या तो मैं अंडर ओवर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट दूंगा, या फिर टैक्स रेट चेंज का कॉन्सेप्ट दूंगा, इनमें से कोई एक होगा अगर टाइम बचा तो, क्योंकि एथिक्स भी तो है ना अब सर पे सवार हमारे। रिलेटेड एक्सपेंस जल्दी जल्दी कर लो, जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा काम कराऊंगा, ठीक है? हुण नहीं करते असी। जो बेटा आप लोग स्लो करोगे ना जानबूझ के, वो आप पे ही बोझ पड़ना है। मैं तो घर तुहानू पढ़ा के ही भेजना है, जो मैं सोचे आज भी और सेशन पूरे में भी। इसलिए जो पढ़ा जाए पढ़ते रहा करो। रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन कैश बेसिस, मतलब टैक्स वालाज फॉलो कर रहे हैं कैश। अब कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो
करंट टैक्स में इनकम या एक्सपेंस जो है उसको उल्टा दो। हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को उल्टा देंगे और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम अपने लेजर में आए तो एक्सपेंस यानी पीएनएल वाली फिगर, पीएनएल को उल्टाना है, कितना आ रहा है 12। इधर एक्सपेंस लिखूं या पीएनएल? ठीक है, एक्सपेंस लिखते हैं। अच्छा, दोनों लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, पक्का हो रहा है तो होने दो ना। एक्सपेंस जो कि पीएनएल वाली फिगर, ये बैलेंसिंग निकाली है आपने। अब बताओ जी, 12 को क्या करना है? उल्टाना है, रिवर्स करना है, रिवर्स। अब एक्सपेंस है तो प्रॉफिट तक आते आते लेस हुआ पड़ा था, रिवर्स करने के लिए ऐड कर दें। कितने गया ये? तो ऐड, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऐड कर दें। कितना? 12। और कैश पेड को रिकॉर्ड करें। कितना पे हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तो जीरो लिखकर खामखा अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, बस पता है आपको, जीरो लिखने तो लिख लो। हो गया डन। अगला काम क्या करना है? डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आना है। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में इलेक्ट्रिसिटी पेएबल की कैरिंग अमाउंट होगी, लेकिन टैक्स बेस नहीं है। यहीं तक पढ़ाया था, बोलो अप्लाई हुआ? अब अगली बात भी पूरी कर लें। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस, इनको जरा नजदीक कर लें जी। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 12 का। अब ये डिफरेंस देखें कौन सा है। वो कह रहा है कि टैक्स वाले अलाउ करते हैं इस एक्सपेंस को कैश बेसिस पर। मतलब डिडक्शन कब देंगे? जब ये कैश पे होगा। ये उन्होंने कह दिया, टैक्स वाले कब डिडक्शन के तौर पे अलाउ करते हैं? जब कैश पे होता है। ठीक है, अब हम आए अपने इधर रूल। अब लिखना चाहो तो हर एक का लिखो, मैं तो कहूंगा लिख लो जल्दी जल्दी, कोई मसला नहीं। इधर एक स्टार लगाओ, बल्कि कितने स्टार लगाओगे? छोटे छोटे ना नोट्स बनाने के लिए ना यूं कर लो, छोटा सा इसके ऊपर लिखो 1, और जहां कहीं नीचे जगह है तो लिखना शुरू कर दो। बिल्कुल एंड से लिखना शुरू कर दो, एंड पे 1 लिख दो, 2 आए तो ऐसे लिखना, 3 ऐसे, तो फिर तो कोई मसला नहीं ना कहां तक जाना है। क्या ख्याल है? तो लिखो सबसे पहला, ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा, जब कभी, वैसे तो अगले 1-2 महीने में पे हो जाता है, लेकिन जब कभी 10 साल में पे हो जब कभी पे होगा टैक्स वाले अलाउ करेंगे ना, तो इसलिए इस तरह से लिखो, ये पेएबल। ओ भाई मेरे, ये क्यों नहीं लिख रहे? अपनी तुमने दुकान खोली हुई है अलग से, नहीं फिर लिखो इसके ऊपर नंबर 1 लिखो नीचे आकर, ये पेएबल फ्यूचर में पे होगा, ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा तो टैक्स वाले इसे डिडक्शन के तौर पे अलाउ करेंगे। ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा, टैक्स वाले इसको एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। इसलिए ये डिफरेंस आज भी फ्यूचर में अलाउ करेंगे ना, आज तो नहीं ना है, तो आज तो ये डिफरेंस है। फ्यूचर में कभी अलाउ होगा, डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा एज अ डिडक्शन फ्यूचर में कभी, आज तो नहीं है ना, तो आज इसीलिए तो इसके ऊपर एसिड बना रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो क्या कहां तक पहुंचे थे मैं? इसलिए ये डिफरेंस आज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, डीटीडी लिख लो, ये डिफरेंस आज डीटीडी कहलाएगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा भाई रेट शेट एंड पे लगा देंगे, ठीक है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं। उसने कौन सा अलग से कल की तरह कहा है कि अलग अलग बताओ? नहीं ना कहा उसने, तो हम फिर क्यों अलग अलग निकालेंगे? हाँ जी, हाथ सीधा होना शुरू हो गया ना, ये एक रूल है बस। नेक्स्ट जल्दी करो, पहले ग्रीन, ये ग्रीन हम है, फिर येलो बाद में ओपन करेंगे। अब आप नहीं ब्लैक कर लेना पर्चे में, बाद में नजर ही ना आए, साथ वाले के पर्चे से देखना पड़े, बस आपको तरतीब पे डाल रहा हूं, आपने पहले अपना काम कर लेना, जल्दी करो। मैं नहीं तरतीब छेड़ रहा, जो चीज जैसे आ रही है आने दो।
ओहो सॉरी, रूल्स नहीं लिखे। अब रूल्स कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ करंट टैक्स के नीचे डेफर्ड टैक्स बन जाएगा उम्मीद है। यहाँ मैं रूल्स लिख लेता हूँ। हाँ जी, रूल 1 क्या बनाया था कल हमने, रूल 1 हेल्प कर जाएगा ना। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर ज्यादा हो टैक्स बेस ऑफ एसेट, जरा देख लो कैसे बनना है पर्चे में। तो ये क्या बनता है, टैक्सेबल। बस ये एक तो आपको याद है ना, यही याद करना है, बाकी सारे इसी की मदद से बनेंगे। जैसे रूल 2 में क्या होगा, फिर इसी एसेट को उल्टाएंगे, बाद में देखते हैं। रूल 3 मुझे जो अभी नजर आ रहे हैं, चलो खैर सारे ही लिख लेते हैं, और रूल 4 सारे ही लिख लेते हैं तरतीब से। पहले कौन सा बनाओगे, इसी एसेट का उल्टा दें, याद सिर्फ एक ही किया था हमने, ठीक है। चलो, अगर कैरिंग अमाउंट एसेट की कम हो जाए टैक्स बेस से तो फिर क्या होगा। अब सोच के भी हमें लिखना आता है, लेकिन इसको देख के भी लिख लो ना, पर्चे में ये 30 सेकंड में बना लोगे। अगर वो एक कैलकुलेशन वाला सवाल है तो बहुत सारा टाइम आगे बच जाएगा आपका। वर्किंग छोटी सी वर्किंग 1 यही बना लेना, या जहाँ पे जरूरत पड़ी वर्किंग नंबर लगा देना, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो वर्किंग नंबर लगा देना, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, एसेट दोनों तरह से हो गया। अब लायबिलिटी की बात करें तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी अगर ज्यादा हो, अब इसको देखना किससे है, रूल 1 के ऑपोजिट। कैरिंग अमाउंट एसेट की टैक्स बेस से ज्यादा हो, कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी की अगर टैक्स बेस से ज्यादा हो, तो एसेट का ये होना टैक्सेबल है तो लायबिलिटी इसकी जिद होती है ना, ऑपोजिट, तो ये क्या बनेगा, डिडक्टेबल। और अब इसके उलट लायबिलिटी से देख लोगे, कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी की अगर टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी से कम हो तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अब ये अपने पास लिख लोगे, फायदा हो जाएगा। लॉजिकली एक एक चीज हमने हमेशा सोच कर लिखी है और हमें पता भी है, लेकिन बेटा जब पर्चे में उसने कैलकुलेशन मांगी हो तो फिर टाइम बचाना भी तो जरूरी है ना। लॉजिकली क्या हमने नहीं सीखा, कोई एक चीज ऐसी आज तक बताओ इस वर्किंग में आई हो जिसको मैंने लॉजिकली सोचे बगैर आपको बता दिया हो कि बस शॉर्टकट लगा लो। लेकिन अब चौथे 5वें दिन आके ये रूल इसलिए लिखना शुरू कर दिए थे कि टाइम बचाने का ये टूल है, ये गोल्डन रूल्स हैं जो टाइम बचाने का रूल, टाइम बचाने का एक टूल है। टाइम बचा लेना ना। अगर वो ना कहे डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो, ये ना कहे, सिर्फ कहे डेफर्ड टैक्स निकाल दो, तो फिर कौन सोचेगा पर्चे में। जिंदगी को सोचने, जिंदगी में काम आना है सोचना, वो आपको सिखा दिया है। सोचते रहना सारी जिंदगी बैठ के, पूरी जिंदगी पड़ी है, पर्चे में बैठ के ना सोचना, फटाफट कर लेना। ओके, अब कहाँ थे हम, ओह सॉरी, आई एम सॉरी। चलें चलें शुरू करें, जल्दी करें। एडजस्टमेंट 3 हो गई, यानी मैं इतनी देर जो क्वाली कर रहा था कोई सुन रहा था, अपना काम कर रहे थे सारे, कि उससे भी पहले कर लिया था। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बीबे बच्चे हैं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं कर रहा। अच्छा जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 मिलियन। तुम तो भाई हो ना मेरे यार। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 मिलियन। कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है। अब इंटरेस्ट, ये इनकम रिसीवेबल होती है या एक्सपेंस रिसीवेबल होता है। तो अब मैं नहीं कह रहा कि तरतीब में ढूंढूं खुद से जो आपको आसान लगे, सवाल में जो तरतीब है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। मैंने सारी खप खपैया पहले ही कर लिया आपके साथ, आधा पौना घंटा लगा के, ठीक है ना। सुकून से चलो। नंबर 3 क्या चीज है जी, नाम क्या एक्सपेंस का, अच्छा रिसीवेबल इनकम है, सॉरी, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनाओ। अब रिसीवेबल लायबिलिटी होती है या एसेट होता है, अच्छा किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना। अब सोचकर भी लिख लो, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जो कमा लिया है अभी आया नहीं, पीएनएल में इनकम रिकॉर्ड हो गई है, रिसीव नहीं हुई, तभी तो रिसीवेबल। और इनकम के लेजर में कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश क्रेडिट साइड पे आता है तो फिर पीएनएल वाली फिगर डेबिट पे। इतना सोचकर भी ये काम कर लिया आप, ताकि कहीं फंसे तो कॉन्सेप्चुअली भी पता हो। लेकिन अभी तो पीएनएल, सॉरी पूरा लिखे, इनकम
ताकि आपको ज़रा अच्छे से याद हो जाए। बाकी वर्किंग करते हुए पर्चे के अंदर सिर्फ क्या लिख देना, P&L, जब पक्का हो जाए तो ठीक है। तो इनकम P&L में जो जाती है, ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो आप, यूं भी कर, असल में तो यूं करना है, असल में यूं करना है। तेजी में जब कर रहे होगे ना सवाल, क्लोजिंग रिसीवेबल इधर आ रहा है, लेजर को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस फिर इधर 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 चली गई बैलेंसिंग फिगर। अब सोचा इनकम का लेजर है तो इधर क्या आता है, तो हमने कहा सोचने को, इस सोच को छोड़ो, कैश को सोच लो, वो कभी नहीं भूलते हम। तो कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो अगर कैश होता तो वो इस तरफ आता, तो इधर फिर क्या पड़ा हुआ है, P&L वाली इनकम की फिगर है। ओके डन। ये तरतीब है पेपर में तेजी से चलने की, गलती का चांस भी नहीं है, लेकिन सोच सोच के सिखा भी दिया आपको। ओके वो सही है। अब ये तो हमने कर लिया स्टेप 1, लेजर प्रिपेयर हो गया। अब पर्दा हटाकर देखें क्या फरमाते हैं टैक्स वाले। द टैक्स वालाज आर फरमाइंग कि जो इनकम है, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है, ये हम टैक्स करेंगे ऑन कैश बेसिस। का मतलब जब कमाओगे तब टैक्स ले लेंगे। भाई 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 छोड़ दो ना यार, छोड़ दो, इसको बंद करो ना, थोड़ी देर कर दो ना, इसको बंद यार, साइड पे कर दो भाई प्लीज। बड़े ध्यान से काम करने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, नहीं उससे पहले, हाँ मैं ये कह रहा था, इसने क्या लिखा हुआ है, द रिलेटिंग रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। का मतलब जब कमा लेंगे तब टैक्स ले लेंगे, नहीं यही तो लिखा हुआ है, कमाने पे नहीं, आने पे। जब कैश आएगा, कैश मतलब जब कैश आएगा, जब कैश आएगा, ये दे दो, ये दे दो, ये वापस कल मिलेगा। और ये भूल ना जाना, कल ले लेना कल ले लेना। अच्छा सारा फ्लो तोड़ दिया तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था मैं इसलिए, वरना आपको पता है मैंने कभी आपको मना नहीं किया जी। मैं ये कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हम इस रेवेन्यू को टैक्स करेंगे ऑन कैश बेसिस। का मतलब क्या है, जब कैश आएगा तो टैक्स लेंगे हम, एक्रूअल पे, वो कैश बेसिस पे, ठीक है। अब टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो फिर करंट टैक्स में इनकम या एक्सपेंस को उल्टाना है। इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम P&L तक आते आते ऐड हुई थी, तो उल्टाने के लिए लेस कर दें। क्या नाम है इसका, इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम लेस कर दें 15, और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको ऐड कर दें। कितना रिसीव हुआ है, अच्छा अब ये सवाल के डेटा का कमाल है कि जीरो है, वरना ऐसा होता नहीं है कि जीरो है। ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी ऑलरेडी, पर मसला डिफरेंस से ही था ना हमें, वो हमने निकाल दिया। असल में यूं नहीं होता, असल में तो कुछ आया होता है और कुछ अभी नहीं आया होता, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया होता है, तो वो डिफरेंस यहां पे आ रहा होता है। मसला उसी डिफरेंस से ही होता है, ठीक है। तो काम चल रहा है, समझ आ रही है तुम्हें, ये समझ आनी बहुत जरूरी है कल से। अच्छा जी, कल से जो मसला चल रहा था वो कह रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा समझ लगने लग गया ना आपके, हमें मसला ही किससे है, अपने और टैक्स वालों के डिफरेंस से। चलें आगे। ओके नाउ करंट टैक्स इज डन एंड डस्टेड। जगह बना बना के चलें थोड़ा, इंटरेस्ट इनको में लेस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब डेफर टैक्स में आए, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 15। टैक्स वाले तो कैश बेसिस पे चलते हैं, और आपने, मुझे पता है आप तक लिख लिया होगा कि कैश की दुनिया, कैश बेसिस वालों की दुनिया में, मुझे पता है आपने पहले लिख लिया हुआ है। जिन्होंने लिख लिया उनको क्या जरूरत है लिखने की, ठीक है। बाकी मैं वैसे बता रहा हूं कि आपने ये लिख लिया होगा कि कैश, ये ना टैक्स बेस जहां जहां जीरो आ रही होती है, तो किसी एक दो के साथ स्टार लगा के लिख लो ना, ठीक है। कि कैश बेसिस की दुनिया में, कैश बेसिस वालों की दुनिया में पेएबल, प्रीपेड, रिसीवेबल, अनअर्न्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर लिखो, मतलब आप लिखा हुआ छोड़ें, सुन लें, फिर सुनो। कैश बेसिस वालों की दुनिया में पेएबल,
प्रीपेड एक्सपेंस के दोनों बोले, रिसीवेबल अनअर्नड एग्जिस्ट ही नहीं करते। लिखी हुई गल चंगी होंदी भान, बाद से तुसीं मुकर जाओ, दस्या नहीं सी हैं, तो वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। अब कैश बेसिस पर चल रहे हैं टैक्स वाले, तो टैक्स बेस इज 0, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिसीवेबल क्या भला होती है, ये क्या है, समोसा है पकोड़ा है, इन्हें क्या पता टैक्स वालों को। तो 15 का आ गया डिफरेंस। कोई मसला? नंबर 2 लिखो लिखो, शाबाश लिखो, जहां लिख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती चल रही है आज। मुझे पता है आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, ये क्या हमें रसद कर रहा है, पर कोई नहीं, आगे फायदा भी आपको ही होगा इससे इंशाल्लाह। हाँ जी, रिसीवेबल है, पहले ज़बानी सुनो फिर लिखना। रिसीवेबल है तो फ्यूचर में इसके अगेंस्ट कैश रिसीव होगा। जब कैश रिसीव होगा तो टैक्स वाले कह रहे हैं हम कैश रिसीव होते ही टैक्स पर पकड़ लेंगे, इसको टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में टैक्स का बायस बनेगा, है कि नहीं? लिखो फिर, है तो लिखो लिखो लिखो। ये रिसीवेबल फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा, गंद पाला तो इत्थे भी अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। लिखो लिखो, सही है, गुड गुड गुड, लिखो लिखो लिखो। ये रिसीवेबल फ्यूट्यूरे में जब कभी रिसीव होगा तो टैक्स वाले इस पर टैक्स लेंगे। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो टैक्सेबल है। तो ये तो बल्कि यूं लिखें, तो इसलिए इस डिफरेंस को हम कहेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये रिसीवेबल फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा टैक्स वाले इस पर टैक्स लेंगे, इसलिए ये डिफरेंस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। टीटीडी लिखना, टीटीडी है, ओके। टीडी टीटीडी 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 ऐसे चलते जाते हैं। नेक्स्ट, किस किसने अगली एडजस्टमेंट पहले ही कर ली है? कुछ शर्म होती है, या होती है, उस्ताद के साथ चलते हैं। अब ये इनका प्रोग्राम पता है क्या था? अभी ये टाइम देगा, हम अगली कर लेंगे, चुप साथ करें। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्री पेमेंट का जब रूल लिखवाना है ना, ये रूल इसलिए लिखवा रहा हूं भाईजान के उसमें पूछ लेना है आपसे, रीजन बताओ टैक्सेबल या डिडक्टेबल की, तो उस वक्त लिखना फिर नहीं आएगा, फिर सारी हवा निकल जाएगी जो रट्टा लगा के चल रहे होंगे रूल वाले। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 30 मिलियन। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इनकम के साथ नहीं, एक्सपेंस के साथ ही होता है ये। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं। प्री पेमेंट लायबिलिटी या एसेट? अच्छा, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर मैंने ओपन किया। प्रीपेड का मतलब एसेट है, एसेट क्लोजिंग इस तरफ आएगा, क्लोजिंग में प्रीपेड है। अब लॉजिकली पहले सोचो, कितना है वैसे? लॉजिकली पहले सोच लो। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि पीएनएल में नहीं गया, कैश पे हो गया, यानी कैश है, एक्सपेंस नहीं है। पीएनएल में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन कैश पहले ही पे हो गया है। तो फिर अगर इस इनकम्प्लीट डेटा को लेकर चले तो मैं यूं कहूंगा कि कैश है, पीएनएल नहीं है, कैश है, एक्सपेंस नहीं है, यही बनेगा ना। ये तो सोच सोच के लिखा, अभी भी नहीं, अभी थोड़ा और सोचें। और इन एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे, तो ये सोच के आपने लिखा। और एक है जुगाड़। क्या जुगाड़ है? लेजर आया सामने, बन गया ना, बैलेंस करो बैलेंस। किस तरफ बैलेंस आता है? इधर आता है। एक्सपेंस के लेजर में इधर क्या आता है? एक्सपेंस डेबिट कैश, लो काम हो गया जी, शॉर्टकट। सोचे समझे बगैर भी हम पास हो सकते हैं, लेकिन सोच के सीखें, फिर जहां पे बचत टाइम की हो वो कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये तो हमारा काम था जो हमने कर लिया। अब ये पूरी बात प्लीज सबको पता है, पूरी बात कि इसका ओपनिंग भी होगा असल में कितना था, क्लोजिंग असल पता नहीं कितना था, एक्सपेंस पता नहीं कितना आया, कैश पता नहीं कितना गया, अल्टीमेटली फर्क सिर्फ इसी का ही था, इसलिए ऐसे चल रहा है। ओके, खैर चलें, ये हमने कर लिया जो करना था। चलते हैं टैक्स वालों के पास और उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है पिच के मामले में। तो होर किसी का मोबाइल ऑन होया है? दसो
आज मोबाइल जमा करने का दिन है, कल मिलेगा। हजरत इधर दे दो, तुम्हारा मोबाइल कल तक जमा है ना, अब तुमने बात सुनो, तुमने आसपास भी देखते रहना है, तो तुम्हारे अच्छा, अब किसी और का ऑन हो ना तो तुम लोगों ने बताना है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपेंस है, डिडक्टेबल है व्हेन पेड। व्हेन पेड का मतलब क्या है? कैश बेसिस। इसका मतलब क्या है? टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग कैश बेसिस। सीधी बात लिखते तो यूं लिखते, ठीक है ना, टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग कैश बेसिस। ऊपर तो उन्होंने लिख दिया था ना कैश बेसिस, कैश बेसिस, तो यहाँ पे क्या लिखा? पेड। तो इसका भी मतलब क्या है? अब कैश बेसिस पे है तो मामूली कार्रवाई। मामूली कार्रवाई क्या है? पीएनएल को उल्टा दो, यानी इनकम या एक्सपेंस को उल्टा दो। एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस को उल्टाओ। कितना एक्सपेंस है? हमारे इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो है ही कोई नहीं। और रिकॉर्ड करो कैश। कैश पेड है, रिसीव्ड है? पेड है, तो पेड को वो कह रहे हैं हम डिडक्टेबल कर देंगे, तो यहां पे हमने लेस कर दिया इंश्योरेंस पेड, ठीक है जी। कितना? 30। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का ही लेजर है, सिंगल अकाउंट अप्रोच है ना, इसी लेजर में ये इंश्योरेंस प्रीपेड लिख लो तो क्या होगा? प्रीपेड भी यही आना है। और मोबाइल ऑन करके बैठो ना। असल में ना हम सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चल रहे होते थे, तो मैंने कहा था कि बचपन में ही सिखाया, वैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस हम समझने के लिए लिखते हैं, ये एक्सपेंस का लेजर नहीं है। ये सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलें तो इसी में ओपनिंग प्रीपेड भी आता है, क्लोजिंग प्रीपेड भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से ओपनिंग प्रीपेड 2 था, क्लोजिंग प्रीपेड 3 है। एक्सपेंस के लेजर में कैश इस तरफ आया 15, तो एक्सपेंस कितना बना? तो ये एक ही लेजर होता है, कितना बनता है वैसे? 14। जी, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस है चांद। प्रीपेड एक्सपेंस तो कभी भी पीएनएल में जाता, प्रीपेड एक्सपेंस तो बैलेंस शीट में जाता है। ओके कि नोके? ओके कि नोके? और फिर मोबाइल का क्या हाल है तुम्हारे? एक दिन वैसे मोबाइल के बगैर गुजार के देखो, यकीन मानो दुनिया में जन्नत का मजा आएगा। इतना खुला टाइम होगा जिक्र का, नमाज का, तिलावत का, पढ़ने का, मतलब यकीन करो तुम एक दिन आज गुजार के देखो। मेरा मशवरा है, मेरा तो बस नहीं चलता कैसे जान छूट जाए। आप लोगों को पढ़ाता ना होता तो मैं कब से छोड़ चुका होता इसको। वो कभी जनाब कोई चीज़ भेजो, कभी कोई चीज़ भेजो, रात को ख्याल आ गया फलां चीज़ भेज दो, ये चल रहा होता है ना असल में। अच्छा जी, सॉरी, ये हो गया जी करंट टैक्स में एक्सपेंस को उल्टा दिया, कैश रिकॉर्ड कर लिया। डेफर्ड टैक्स में प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है जी, कितनी है? अब अभी तो हमने लिखा है कि कैश बेसिस वालों की दुनिया में प्रीपेड, पेबल, अनअर्न्ड, रिसीवेबल एग्जिस्ट ही, तो क्या आ गया जी? अब ये बड़ा मुश्किल रूल है सोच के लिखने वाला, पर मैं लिखवाऊंगा इंशाल्लाह आपको अभी उर्दू में, बट ऐसे मौकों के लिए तो रूल्स हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एसेट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो क्या आना है? रूल 1 लगेगा। ये तो है जान छुड़ाने की बात, इनमें आपसे जान तो नहीं छुड़ा सकता ना। मैं ये रूल लिखवा के पार्ट 2 शुरू कराऊंगा कि जान छुड़ाऊंगा? तो पहले रूल लिखें इसके साथ नंबर 3। जरा पहले जुबानी सुने। प्री पेमेंट है, प्री पेमेंट है तो मतलब पेमेंट तो आज हो गई, कल को ये एक्सपेंस बनेगा। एक्सपेंस बनेगा तो टैक्स वाले इसको अलाउ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैश की बेस पे टैक्स वाले अलाउ कर चुके हैं, तो इस एक्सपेंस को टैक्स वाले उल्टा देंगे। तो जब टैक्स वाले इसको उल्टाएंगे, एक्सपेंस उल्टेगा तो क्या होगा? ऐड होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्सेबल डिफरेंस हुआ। फिर क्या ख्याल है? किड्डी लंबी कहानी सी, रूल 1 ने बचा लिया, शुक्र है।
पर्चे में रूल 1 ने बचा लिया है, लेकिन लिखना पड़े तो पता तो होना, ठीक है। रूल 1 क्या कहता है, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से तो टैक्सेबल। अब यही टैक्सेबल हमने पूरी कहानी लिखनी है, ठीक है। लेकिन पर्चे में वो कहानी ना मांगे तो इतना कौन सोचे, ये लिखे होंगे आपने, यहां से देख के फटाफट लिख के कहानी। तो जल्दी लिखो, पार्ट 2 शुरू करना है मैंने। लिखो लिखो लिखो, नंबर 3 पे पहुंच गए हम। लिखो, टूट पैने हो ब्रोकेबल्स। अच्छा ब्रेकेबल्स होता है सर, ब्रोकेबल्स क्या होता है भाई? जैसी अंग्रेजी उर्दू को कर रहे हैं वैसे ही उसको भी ब्रेक करना है ना। लिखो जी, ये प्री पेमेंट है जो फ्यूचर में कभी एक्सपेंस बनेगी। ये प्री पेमेंट फ्यूचर में, जब यूं लिखें, ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे। अगली वजह मैं नहीं लिख रहा, या लिख लो, चलो वो भी लिखो। टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कैश पेमेंट के वक्त इसको अलाउ कर चुके हैं। क्योंकि टैक्स वाले इसको अलाउ, कहां पहुंचा था? ये प्री पेमेंट कैसे लिखा था? ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कैश पेमेंट के वक्त, इसे अलाउ कर चुके हैं। अब जरा मुझे दोबारा से जुमला सोचने दो क्या बनेगा, ठहरो, मैं जरा फ्लो में कह के आता हूं ना, फिर सही होगा। सुनो, ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कैश पेमेंट के वक्त इसे अलाउ कर चुके हैं। इसलिए करंट टैक्स की वर्किंग में हम इसे ऐड करेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा। तो टैक्सेबल प्रॉफिट इस वजह बढ़ेगा। इसलिए ये डिफरेंस आज TTD है। इसलिए ये डिफरेंस आज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। मोबाइल ऑन हुआ तुम्हारा? टॉस कौन जीता है? टॉस है? ठहरो, कौन जीता है? अच्छा जी, ये तो लंबी कहानी से टैक्सेबल पे पहुंचे और छोटी कहानी यहां से भी चल जाएगी, ठीक है। आसपास वाले नजरें खुली, किसी का मोबाइल पकड़वाने का ये सुनहरी मौका है, आसपास वाले नजरें खुली रखें, ओके। हाँ, मेरे साथ दोस्ती आप लोगों ने जो वो साबित करनी है, मेरे साथ मेरा दोस्त कौन है वो आपने दिखाना है। अभी अपने साथ वाले दोस्त की बात नहीं करनी है आज। इसको मैंने यार ऑफ कर दिया था, अच्छा बता ऑन पड़ा था, मैं तो देखता। हाँ जी, तो ये कौन सा डिफरेंस है? अच्छा, सबसे टेक्निकल है ही इन्हीं को लिखना, एक प्री पेमेंट को, दूसरा अनअर्न्ड जो आगे आएगा, इन्हीं दो को लिखना सबसे टेक्निकल है। तो पार्ट 2 शुरू कर दें भाईजान, आज आपको होश ही कोई नहीं पार्ट 2 का।